Hello, student of class 12th. Uh, Students, you have studied about electric field lines in your previous classes. In this order, today we will discuss about electric flux and electric dipole. Students, first we discuss about the topic electric flux. So let us start now. Consider flow of liquid with velocity v through a small flat surface ds in a direction normal to the surface. The rate of flow of liquid is given by the volume crossing the area per unit time v into ds and represent the flux of liquid flowing across the plane. If the normal to the surface is not parallel to the direction of flow of liquid, that is to v, but makes an angle theta with it, the projected area in a plane perpendicular to v is v into ds cos theta. Therefore, the flux going out of the surface ds is v into n ds. For the case of electric field, we define an analogous quantity and call it electric flux. ओके स्टूडेंट्स, मान लेते हैं किसी डी एस क्षेत्रफल के छोटे से पृष्ठ से उसके नॉर्मल वी वेग से वी वेलोसिटी से प्रवाहित होने वाले किसी द्रव के प्रवाह पर हम विचार करते हैं और मान लेते हैं कि उस लिक्विड के बहने की जो दर है इस क्षेत्र से यानी इस फील्ड से यूनिट टाइम में गुजरने वाले आयतन v इंटू डी एस द्वारा निरूपित होती है तथा यह उस सरफेस से गुजरने वाले द्रव के फ्लक्स को निरूपित करती है। ओके, तो यदि इस सरफेस पर जो नॉर्मल फ्लोटेशन ऑफ लिक्विड की जो डायरेक्शन है अर्थात v के पैरेलल नहीं है और इनके बीच जो थीटा कोण बनता है तो v के लंबवत तल में प्रक्षेपित क्षेत्रफल ds cos थीटा के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि अतः पृष्ठ ds से बाहर जाने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो v इंटू एन ds के बराबर होता है। तो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड क्षेत्र के लिए हम इसके इक्विवेलेंट एक क्वांटिटी को परिभाषित करते हैं और इसे ही वैद्युत फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के नाम से जानते हैं। तथापि हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर लिक्विड के बहने के प्रकरण के विपरीत यहाँ नेचुरल लॉस के अनुसार जो प्रेक्षण योग्य राशि का कोई प्रवाह नहीं होता है। ओके, in the picture of electric field line described above, we saw that the number of field lines crossing unit area placed normal to the field at a point is a measure of the strength of electric field at that point. ओके, तो जैसा कि ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हमने देखा कि किसी पॉइंट के क्षेत्र के अभिलंबवत रखे यूनिट क्षेत्रफल से यूनिट फील्ड से गुजरने वाले रेखाओं की संख्या उस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र प्रबलता की माप होती है। इसका अर्थ यह होता है कि हम अगर किसी पॉइंट पर E के नॉर्मल अगर कोई डेल्टा एस क्षेत्रफल का छोटा सा समतल टुकड़ा रखें तो इससे गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या E इंटू डेल्टा एस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब हम मान लेते हैं कि यह क्षेत्रफल अवयव को किसी एंगल थीटा पर झुका देते हैं
तो इससे स्पष्ट है कि अब इस क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या घट जाती है, बिकॉज E is the normally field component against delta S. So the experimental we have delta S cos theta. So the electric field lines, so the number of electric field lines across the surface delta S is directly proportional to E into delta S cos theta. Okay, when theta is equal to 90 degree, then the field lines are parallel to delta S, and the field lines do not cross this area. Okay, तो स्टूडेंट्स, अब अगर हम मान लें कि एक छोटे से डेल्टा एस क्षेत्रफल से गुजरने वाली रेखाओं की संख्या ही है जो उसे थीटा कोण पर झुका देते हैं, तो इससे स्पष्ट है कि इस क्षेत्रफल कंपोनेंट से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या घट जाती है, क्योंकि ई के नॉर्मली जो क्षेत्रफल डेल्टा एस है इसका प्रक्षेपण डेल्टा एस इंटू कॉस थीटा है, इसलिए डेल्टा एस से गुजरने वाली जो क्षेत्र रेखाओं की संख्या ई इंटू डेल्टा एस कॉस थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है तो ये क्षेत्र रेखाएं डेल्टा एस के समानांतर होती हैं, मीन्स इसके पैरेलल होती हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, the orientation of area element and not merely its magnitude is important in many contexts. तो स्टूडेंट, बहुत से संदर्भों में क्षेत्रफल कंपोनेंट्स, क्षेत्रफल या इसके एलिमेंट के परिमाण के साथ साथ इनका जो दिक् विन्यास होता है, जो इनका मैग्नीट्यूड होता है, भी महत्वपूर्ण होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी जल प्रवाह में किसी रिंग से गुजरने वाले जल का परिमाण स्वाभाविक रूप से इस बात पर निर्भर करता है कि आप जल धारा में इसे किस प्रकार पकड़े हुए हैं। यदि आप इसे जल प्रवाह के अभिलंबवत रखते हैं तो अन्य सभी दिक् विन्यासों की तुलना में इस विन्यास में रिंग से अधिकतम जल गुजरेगा। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि क्षेत्रफल अवयव को सदिश के समान मानना चाहिए। इसमें परिमाण के साथ दिशा भी होती है, और समतलीय क्षेत्र की दिशा कैसे निर्दिष्ट की जाए इसके लिए स्पष्ट रूप से तल पर अभिलंबवत तल का दिक् विन्यास निर्दिष्ट करता है। इस प्रकार अगर हम समतलीय क्षेत्र सदिश की दिशा इसके अभिलंब के अनुदिश प्राप्त कर लेते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स, so it is clearly the normal to the plane specifies the orientation of the plane. Thus the direction of a planar area vector is along its normal. Okay, so then how to associate a vector to the area of curved surface? So we imagine dividing the surface into a large number of very small area elements. Each small area element may be treated as planar and a vector associated with it, as explained before. तो नोटिस वन एम्बिजिटी हियर। तो स्टूडेंट्स, किसी ऐसे ही कर्व पृष्ठ के क्षेत्रफल को किसी सदिश से कैसे जोड़ा जाए। हम यह कल्पना करते हैं कि मान लेते हैं कि जो कर्व पृष्ठ है, जो कर्व सरफेस एरिया है, इसके बहुत छोटे छोटे क्षेत्रफल को, इसको बहुत छोटे छोटे एरियाज़ में डिवाइड कर देते हैं, और इनमें से प्रत्येक छोटा क्षेत्रफल यानी एरिया एक समतलीय माना जाता है। और पहले स्पष्टीकरण के अनुसार इसे सदिश से संबंध किया जा सकता है। और नोटिस वन एम्बिजिटी हियर, तो आप यहाँ पे एक संदिग्धता पर ध्यान दीजिए कि किसी क्षेत्रफल अवयव की दिशा उसके अभिलंब के अनुदिश होती है। तो मीन्स द डायरेक्शन ऑफ एन एरिया एलिमेंट इज अलोंग इट्स नॉर्मल, बट ए नॉर्मल कैन पॉइंट इन टू डायरेक्शन। तो विच डायरेक्शन डू वी चूज एज द डायरेक्शन of the vector associated with the area element? This problem is resolved by some convention appropriate to the given context.
For the case of a closed surface, this convention is very simple. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक संदिग्धता पर ध्यान दीजिए, जिसमें कहा गया है कि किसी क्षेत्रफल अवयव की दिशा उसके अभिलंब के अनुदिश होती है, परंतु ये नॉर्मल दो दिशाओं को संकेत कर सकता है। इसलिए किसी फील्ड कंपोनेंट से संबंध वेक्टर की दिशा का चयन करते समय इस पर ध्यान देना चाहिए। इस समस्या का समाधान इस संदर्भ में उचित कुछ साइन कन्वेंशन के रूप में निर्धारित किया गया है। मान लेते हैं कि किसी क्लोज पृष्ठ के क्लोज सरफेस एरिया के प्रकरणों के लिए यह साइन कन्वेंशन अति सरल है। तो किसी बंद पृष्ठ प्रत्येक क्षेत्रफल अवयव से संबंध सदिश की दिशा बहिर्मुखी अभिलंब की दिशा मानी जाती है, और इसी कन्वेंशन का उपयोग फिगर 1.19 में भी किया गया है। तो इस प्रकार किसी बंद पृष्ठ के किसी पॉइंट एरिया से गुजरने वाले सदिश डेल्टा एस का मान डेल्टा एस इंटू एन के बराबर होता है, जहाँ पे डेल्टा एस उस एरिया एलिमेंट का मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर एन इज़ अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आउटवर्ड नॉर्मल at that point. Okay, so we now come to the definition of electric flux. Electric flux delta phi through an area element delta S is defined as delta phi is equal to E into delta S, or it is also equal to E into delta S cos theta, which as seen before is proportional to the number of field lines cutting the area element. The angle theta here is the angle between E and delta S. For a closed surface with the convention stated already, theta is the angle between E and the outward normal to the area element. Notice we could look at the expression E delta S cos theta in two ways. First is E delta S cos theta, that means E times the projection of area normal to E, or E perpendicular on delta S, that is component of E along the normal to the area element, times the magnitude of the area element. The unit of electric flux is Newton per coulomb मीटर स्क्वायर। ओके, तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेल्टा फाई की डिफिनेशन को हम इस प्रकार से डिफ़ाइन कर सकते हैं, डेल्टा फाई विच इज़ इक्वल टू ई इंटू डेल्टा एस, या इसे डेल्टा ई डेल्टा एस इंटू कॉस थीटा के रूप में भी लिख सकते हैं, जो पहले की भांति इस क्षेत्रफल अवयव को काटने वाले उन क्षेत्र रेखाओं की संख्या के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और यहाँ थीटा क्षेत्र अवयव डेल्टा एस तथा ई के बीच का कोण है, और पूर्वोक्त की भांति साइन कन्वेंशन के अनुसार बंद पृष्ठ के लिए थीटा क्षेत्र अवयव पर बहिर्मुखी नॉर्मल तथा ई के बीच का कोण है। और यहाँ पे एक बात का ध्यान दीजिए कि हम किसी भी एक्सप्रेशन यानी व्यंजक ई डेल्टा एस कॉस थीटा पर दो ढंग से विचार कर सकते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट, ई डेल्टा एस कॉस थीटा अर्थात ई पर क्षेत्र अभिलंब के प्रक्षेप का ई गुना अथवा ई डेल्टा एस पर अभिलंबोत है। ओके, तो इस तरह से द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ इंडिकेटेड एज न्यूटन पर कूलॉम मीटर स्क्वायर होता है। ओके, the basic definition of electric flux given by equation 1.11 can be used in principle to calculate the total flux through any given surface. All we have to do is to divide the surface into small area element, calculate the flux at each element and add them up. Thus the total flux phi through a surface S is phi
which is similar to summation of E into delta S are equal to E into delta S. Okay, here the approximation sign is put because the electric field is taken to be constant over the small area element. So this is mathematically exact only when you take the limit delta S tends to 0 and the sum in equation 1.12 is written as an integral. Okay students, तो इसके लिए हमें यह करना है कि हम पहले पृष्ठ को छोटे छोटे फील्ड कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दें और फिर प्रत्येक कंपोनेंट्स के लिए एक फ्लक्स डिफाइन करके इन्हें जोड़कर कुल फ्लक्स प्राप्त कर लेते हैं और अतः पृष्ठ S से गुजरने वाला कुल फ्लक्स फाई है, तो फाई इज इक्वल टू समेशन ऑफ E इंटू डेल्टा एस। तो यहाँ सन्निकट चिन्ह लगाने का कारण यह है कि हमने छोटे क्षेत्रफल कंपोनेंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड E को नियत माना है। E इज़ अ कांस्टेंट हियर। सो मैथमेटिकली रूप में यह केवल तभी सत्य है जब आप सीमा डेल्टा एस टेंस टू 0 लें, अर्थात समीकरण 1.12 में योग को समाकलन के रूप में व्यक्त करें। ओके, सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नाउ आवर न्यू टॉपिक इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके फ्रेंड्स, तो एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज q एंड माइनस q separated by a distance 2a. The line connecting the two charges define a direction in space. By convention, the direction from minus q to plus q is said to be the direction of the dipole. The midpoint of location of minus q and plus q is called the center of the dipole. तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हम देखेंगे कि परिमाण में समान एवं अनलाइक पॉइंट चार्जेस जैसे कि प्लस क्यू और माइनस क्यू का कोई पेयर चार्ज जिनके बीच की डिस्टेंस 2a है, उनको इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। और इन दोनों चार्जेस को कंबाइंस करने वाली जो लाइंस है वो इसी दिशा को परिभाषित करती हैं। तो साइन कन्वेंशन के अनुसार माइनस क्यू से प्लस क्यू की दिशा डाइपोल की दिशा कहलाती है एंड माइनस क्यू तथा प्लस क्यू की स्थितियों का मध्य बिंदु डाइपोल का केंद्र कहलाता है। तो प्रत्यक्ष रूप से इलेक्ट्रिक डाइपोल का कुल चार्ज 0 के बराबर होता है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि डाइपोल का विद्युत क्षेत्र 0 है। चूँकि चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू में कुछ डिफरेंस है, इनके कारण विद्युत क्षेत्र जब आपस में जोड़े जाते हैं तब ये एक दूसरे को यथार्थ रूप से निरस्त नहीं करते हैं, परंतु यदि डाइपोल बनाने वाले जो चार्ज को पृथक्करण की तुलना में जो डिस्टेंस है वो अगर 2a से काफ़ी बड़ी है तो q एवं माइनस q के कारण इस क्षेत्र में लगभग निरस्त हो जाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि बहुत अधिक दूरियों पर किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r², जहाँ पे यूनिट चार्ज q के कारण विद्युत क्षेत्र की r पर निर्भरता से भी अधिक गति से मंद हो जाता है। यह गुणात्मक धारणा नीचे दिए गए सुस्पष्ट परिकलन से उत्पन्न हुई है। सो the next topic is the field of an electric dipole. Okay, so students, in this topic we will be discuss about the pair of two opposite charges, that is plus q and minus q. Okay, so in this topic the electric field of the pair of charges minus q and plus q at any point in space can be found out from Ohm's law and the superposition principle. So the results are simple for the following two cases. Case number first, when the point is on the dipole axis, and case number 2, when it is in the
equatorial plane of the dipole, that is on a plane perpendicular to the dipole axis through its center. The electric field at any general point P is obtained by adding the electric field E minus Q due to the charge minus Q and E plus Q due to the charge Q by the parallelogram law of vectors. Okay, तो फ्रेंड्स पेयर ऑफ चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कूलॉम नियम अथवा अध्यारोपण सिद्धांत से ज्ञात किया जा सकता है, जिसके लिए निम्नलिखित दो प्रकरणों में के परिणाम सरल हैं। जब केस नंबर फर्स्ट में जब पॉइंट डाइपोल के अक्ष पर हो, ओके, व्हेन द पॉइंट्स लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, एंड केस नंबर टू व्हेन पॉइंट्स इज when it is on the equatorial plane of the dipole. ओके, तो पॉइंट नंबर टू, जब ये पॉइंट उस डाइपोल के विषुवतीय तल अर्थात द्विध्रुव अक्ष के केंद्र से गुजरने वाले डाइपोल अक्ष के लंबवत तल में है, तो किसी व्यापक पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज माइनस Q के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड E माइनस Q तथा चार्ज प्लस Q के कारण पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र E प्लस Q को सदिश के समानांतर चतुर्भुज नियम द्वारा संयोजित करके प्राप्त किया जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, ऑन नेक्स्ट डे वी विल डिस्कस अबाउट मोर अबाउट द टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल and the field of an electric dipole by arithmetically and mathematically. Okay, thank you.